सोचिए जरा, सेंट्रल एशिया से एक शासक आता है अपनी एक छोटी सी सेना लेकर और भारत में इतिहास के सबसे मजबूत साम्राज्यों में से एक की नींव डाल देता है। ये कहानी है बाबर की। और आज हम इसी कहानी में उतरेंगे कि आखिर उसने ये किया कैसे। तो सवाल यही है, आखिर कैसे एक छोटी सी सेना के साथ कोई बाहरी हमलावर इतने बड़े, इतने विशाल उपमहाद्वीप पर कब्जा कर सकता है? यह अपने आप में एक पहेली है और इसका जवाब वो छिपा है बाबर की रणनीति में। बात है 1525 की और उस वक्त का भारत कुछ ऐसा दिखता था। यहाँ कोई एक बहुत बड़ा मजबूत साम्राज्य नहीं था, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो छोटे छोटे राज्यों का एक, कह सकते हैं कि एक जाल था जो आपस में ही लड़ते रहते थे। और यही राजनीतिक बिखराव बाबर के लिए सबसे बड़ा मौका बनने वाला था। बिल्कुल, जैसा कि इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद ने कहा है, उस वक्त भारत बस राज्यों का एक झुंड था, एक ऐसा शिकार जो किसी भी ताकतवर हमलावर के लिए बहुत आसान था। और बाबर, जिसके पास हिम्मत और इच्छा शक्ति दोनों थीं, वो भला इस मौके को कैसे जाने देता? तो ये थी उस वक्त के भारत की तस्वीर, सरदारों की भूमि जहां एकता की बहुत कमी थी। लेकिन सवाल ये है कि ये बिखराव आया कहाँ से। देखिए, जो केंद्रीय सत्ता थी यानी दिल्ली सल्तनत, वो अंदर से ही खोखली हो रही थी। सुल्तान इब्राहिम लोधी का अपने ही सरदारों पर कोई कंट्रोल नहीं था। मतलब सिंहासन कमजोर था और एक बहुत ही खतरनाक पावर वैक्यूम बन रहा था। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? बाबर को भारत आने का न्योता किसी और ने नहीं, बल्कि भारत के ही कुछ ताकतवर लोगों ने दिया था। हाँ, पंजाब के दौलत खान लोधी और मेवाड़ के बहुत मजबूत शासक राणा सांगा, ये दोनों ही दिल्ली के सुल्तान से छुटकारा चाहते थे। और उन्हें लगा कि बाबर, हाँ, बाबर उनकी मदद कर सकता है। तो मतलब साफ है, बाबर किसी एक साम्राज्य को जीतने नहीं आया था। वो तो दुश्मनों के एक ऐसे जाल में उतरा था जहां हर किसी का अपना अलग एजेंडा था, अपना अलग फायदा। और इसी आपसी फूट ने बाबर की जीत का रास्ता बना दिया। चलिए अब कहानी के हीरो या कहें विलन को देखते हैं, खुद बाबर को। आखिर वो कौन सी सैन्य ताकत और कौन सी रणनीति अपने साथ लेकर आया था। देखिए, बाबर की रगों में चंगेज खान और तैमूर जैसे योद्धाओं का खून दौड़ रहा था। उसकी सेना की ट्रेनिंग हुई थी सेंट्रल एशिया के खुले मैदानों में, जिन्हें स्टेपीज कहते हैं। सोच कर देखिए, हजारों घुड़सवार तीरंदाज जो बिजली की रफ्तार से दुश्मन को चारों तरफ से घेर कर हमला करते थे। यही बाबर की असली ताकत थी। लेकिन एक मिनट, भारत सेंट्रल एशिया के खुले मैदानों जैसा नहीं था, बिल्कुल नहीं। यहाँ के किले, यहाँ के घने इलाके, ये एक अलग ही चुनौती थे। सिर्फ तेज घोड़ों से काम नहीं चलने वाला था। अगर यहाँ जीतना था तो बाबर को कुछ नया, कुछ अलग सोचना ही पड़ता। और यहीं पर बाबर की असली जीनियस सामने आती है। उसने भारतीय युद्ध के मैदान का नक्शा ही बदल दिया। और इसका पूरा श्रेय जाता है तोपों और बंदूकों के उसके क्रांतिकारी इस्तेमाल को। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ सदियों से चली आ रही भारतीय युद्ध कला, जिसमें विशाल हाथी और भारी भरकम घुड़सवार होते थे, और दूसरी तरफ थी बाबर की एकदम नई सेना, हल्की फुर्तीली तोपें और डिसिप्लिन्ड बंदूकधारी। ये सिर्फ एक नई सेना नहीं थी, ये तो युद्ध के मैदान में आया एक भूचाल था। बाबर का जो सबसे बड़ा हथियार था ना, वो थी तुलुगमा रणनीति। सुनने में शायद आसान लगे, पर थी बहुत ही खतरनाक। देखिए, होता क्या था, सामने से तोपें दुश्मन को उलझा कर रखती थी, उन्हें आगे बढ़ने से रोकती थी। और ठीक उसी वक्त साइड से, किनारों से घुड़सवारों की दो टीमें तेजी से घूमकर पीछे पहुंच जाती थी। और फिर पीछे से हमला। मतलब दुश्मन पूरी तरह से घिर जाता था, बचने का कोई चांस ही नहीं। और फिर साल आया 1526, पानीपत का मैदान। इस नई रणनीति का असली टेस्ट यहीं हुआ। एक तरफ इब्राहिम लोदी की लाखों की फौज और दूसरी तरफ बाबर के मुट्ठी भर सिपाही। नतीजा, बाबर की तकनीक और रणनीति के सामने संख्या की कोई अहमियत नहीं रही। जीत बाबर की हुई। और ठीक एक साल बाद खानवा की लड़ाई में इतिहास ने खुद को दोहराया। राणा सांगा की सेना बाबर की सेना से कई ज्यादा बड़ी थी, लेकिन नतीजा फिर से वही रहा, बाबर की निर्णायक जीत। ये लड़ाई इस बात का पक्का सबूत थी कि अब जंग के मैदान में ताकतवर वो नहीं था जिसके पास ज्यादा सैनिक हो, बल्कि वो था जिसके पास बेहतर तकनीक और रणनीति हो।
और हाँ, यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। खानवा की लड़ाई को अक्सर एक हिंदू मुस्लिम लड़ाई की तरह देखा जाता है, पर असलियत इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा थी। सच तो ये है कि राणा सांगा की तरफ से हसन खान मेवाती जैसे कई ताकतवर मुस्लिम सरदार भी लड़ रहे थे। मतलब ये लड़ाई धर्म की नहीं, सत्ता की थी, दिल्ली के सिंहासन की थी। अच्छा, लड़ाइयाँ जीतना एक बात है, लेकिन एक साम्राज्य को चलाना, उस पर राज करना, बिल्कुल दूसरी। तो अब बाबर के सामने असली चुनौती थी, एक विजेता से एक अच्छा शासक कैसे बना जाए। बाबर ये बात बहुत अच्छे से जानता था। उसे पता था कि सिर्फ तलवार के दम पर एक साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं चल सकता। उसे टिकाए रखने के लिए राजनीतिक समझदारी और कूटनीति की जरूरत पड़ती है। तो बाबर ने क्या किया? उसने अपनी तलवार को म्यान में रखा और दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया। हारे हुए राजाओं को खत्म करने के बजाय उसने उन्हें उनकी जमीनें और उनका सम्मान वापस दे दिया, बस एक शर्त पर, कि वो उसके वफादार रहेंगे। उसने दुश्मनों को दोस्त बनाया और स्थानीय नेताओं को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल कर लिया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में अपनी सोच बिल्कुल साफ साफ लिखी है। उसने लिखा, किसी जगह के रीति रिवाजों को समझना ही वहां शांति और कानून स्थापित करने का पहला कदम है। उसका मकसद सिर्फ जीतना नहीं था, बल्कि सबको साथ लेकर राज करना था। तो हमने देखी सैन्य ताकत और राजनीतिक समझ, और जब ये दोनों चीजें एक साथ मिली तो नतीजा था एक ऐसा साम्राज्य जो आने वाली सदियों तक हिंदुस्तान पर राज करने वाला था। तो आखिर बाबर की सफलता का राज क्या था? इसे हम मुगल फॉर्मूला कह सकते हैं। क्या था ये फॉर्मूला? मध्य एशिया की लड़ाई की कला, जिसमें मिलाई गई बारूद जैसी नई टेक्नोलॉजी, और फिर उसे भारत की राजनीति के साथ बड़ी समझदारी से जोड़ दिया गया। यही था उसकी जीत का मंत्र। और इसी एक फॉर्मूले ने उस महान मुगल साम्राज्य की नींव रखी, जिसने आने वाली कई सदियों तक भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास, उसकी संस्कृति और उसकी राजनीति पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। तो आखिर में सवाल यहीं बचता है, बाबर की ये शानदार जीत, क्या ये सिर्फ उसकी काबिलियत का नतीजा थी, या फिर नई टेक्नोलॉजी का कमाल था, या फिर क्या ये सब सिर्फ सही वक्त पर सही जगह होने का खेल था? सोचने वाली बात है। शायद सच इन तीनों के बीच में ही कहीं छिपा है।